केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन जो भूकंप तथा ज्वालामुखी वाला जो चैप्टर था उसको अपन कंटिन्यू कर रहे थे। तो जो इसमें पहला पार्ट था, इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक भूकंप के रूप में है, दूसरा ज्वालामुखी के रूप में है। तो जो अर्थक्वेक वाला जो पार्ट है उसको अपन देख रहे थे। तो उसमें जो भूकंप की उत्पत्ति के कारण है, यानी भूकंप है वो क्यों आता है, उसके पीछे जो अलग अलग रीज़न बताए जाते हैं, कारण बताए जाते हैं, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे थे। तो जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर अपने भूकंप के जो अलग अलग कारण थे उसमें से जो ऊपर वाले दो कारण थे उसको अपने डिस्कशन है वो कर लिया था। तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो भूकंप आते हैं उसको अपन ने देख लिया था। भूपटल जो भ्रंश है यानी फॉल्टिंग की जो क्रिया होती है उसकी वजह से जो भूकंप आता है उसको भी अपन ने देख लिया था और उनके उदाहरण भी देखे थे। अभी की जो क्लास है उसके अंदर जो इसके आगे के जो भूकंप के कारण है उसके बारे में अभी जो चर्चा है वो करेंगे। तो तीसरा जो कारण रहता है भूकंप की उत्पत्ति का, वो भू संतुलन में अव्यवस्था को लेकर रहता है। अब देखिए, भू संतुलन में अव्यवस्था का से जो कंपन उत्पन्न होता है उसी से क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, अभी अपने इससे पहले जो अपने एक चैप्टर देखा था भू संतुलन वाला, आइसोस्टेसिस जिसको बोला था, तो आइसोस्टेसिस का जो थ्योरी थी उस पर एक चीज़ को अपने देखा था कि हमेशा जो उच्चावश होते हैं भूतल पर वो एक संतुलन की स्थिति में रहना चाहते हैं, यानी हमेशा ही इस भूतल पर क्या संतुलन बना हुआ रहता है। जब कभी क्या होता है उस संतुलन के अंदर अव्यवस्था हो जाती है। अब अव्यवस्था होने के पीछे अलग अलग कारण हैं। यहाँ पे इस बिंदु को पर इस प्रकार समझेंगे कि जैसे एक तरफ पर्वतीय भाग होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो निर्माण क्यों होगा, तो अपन ने देखा था कि जो भू संतुलन के जो अलग अलग बल थे, एक तो अंतर्जातीय बल थे, दूसरा था बहिर्जातीय बल। तो एक तो ऐसा होता है कि जो इन भूदृश्यों का निर्माण करता है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, जिसको अपन अंतर्जातीय बल बोला था। ठीक है, एक ऐसा होगा जो इसको समतलीकरण का कार्य करेंगे, उसको अपन बहिर्जातीय बल बोला था। तो उसके अंदर अपर्दन तथा अपक्ष था। तो मान लिया कि जो पर्वत निर्माणक बल था उससे पर्वतों का निर्माण हुआ। अब जब पर्वतों का निर्माण होता है तो उसके ऊपर जैसे उसका उत्थान हो रहा था, पर्वतों का निर्माण हो रहा था, तो उस जैसे उसका निर्माण हो रहा था उसके बाद उसके ऊपर अपर्दन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब पर्वतों का निर्माण हुआ, उसके ऊपर अपर्दन की क्रिया शुरू हुई। अब अपर्दन की क्रिया से ये क्या होगा, पर्वत है धीरे धीरे कटा होगा। अब अपर्दन के कारक है वो अपर्दन की क्रिया को संपन्न करेंगे। अब जब अपर्दन के कारक इस पर्वत के ऊपर अपर्दन की क्रिया करेंगे तो ये पर्वत धीरे धीरे कटेगा, तो उससे जो मलबा होगा वो सागर तली में जमा होगा। अब जब पर्वत का निर्माण हो रहा है, अपर्दन की क्रिया होगी, तो उससे जो मलबा होगा वो सागर तली में वगैरह क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब जब इसका क्या होगा, भार कम होगा, इसका भार क्या होगा, कम होगा, कटेगा, तो ये भाग तो क्या करेगा, ऊपर उठेगा। अब इसका क्या है, लगातार अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारकों के द्वारा जो भी अवसाद वगैरह जाएगा वो सागर तली में होगा, इकट्ठा होगा, तो इसका भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो क्या जाएगी नीचे की ओर, और ये भाग क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। अब क्या होता है, जब ये क्रिया, इस क्रिया की गति क्या होती है, मंद होती है। क्या होती है, जब ये क्रिया क्या होती है, मंद गति से होगी है,
तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यही क्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होती है और अचानक होती है, जब ये क्रिया क्या होगी, ये पर्वत के बनने की है, उसके ऊपर अपरदन के कारक है वो काम करेंगे। ये जब ये क्रिया क्या होगी, बहुत ही तीव्र गति से होती है और अचानक होती है, तो उससे क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उसमें क्या हो जाती है, असंतुलन हो जाता है। क्या हो जाता है, असंतुलन। उसकी वजह से क्या होगा, जो भूतल होगा, जो संतुलित अवस्था में था वो भी क्या हो जाएगा, असंतुलित अवस्था में आ जाएगा। उससे किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप की है वो उत्पत्ति होती है। तो ऐसे भूकंप को अपन क्या बोलते हैं, भू संतुलन में अव्यवस्था के कारण। क्योंकि अब असंतुलन क्या होगा, ये भाग ऊपर है, अब इसके ऊपर अपरदन के कारण अपरदन के कारक वो काम करेंगे, निक्षेपण होगा, तो ये भाग तो क्या होगा, नीचे धंसेगा और ये भाग ऊपर उठेगा, तो संतुलन की अवस्था में। लेकिन जब ये बहुत ही तीव्र गति से होगा तो उसके अंदर क्या हो जाती है, अव्यवस्था ही हो जाती है, चट्टान है उसके अंदर थोड़ा बदलाव हो जाता है, हेरफेर हो जाता है, तो उससे है भूकंप की वो उत्पत्ति होती है। लेकिन ये कब होती है, जब बहुत ही तेज गति से होती है और अचानक घटित होती है, तब होती है। तो देखिए एक सिस्टम है कि जो ये भू संतुलन होता है, आइसोस्टेसिस होता है, वो हमेशा अल्पकाल हो या दीर्घकाल हो, वो चाहे वो अल्पकाल की बात करो या दीर्घकाल की, हमेशा ही जो भूतल होता है वो संतुलन की अवस्था में रहना चाहता है। यानी जो भी भूपटल होता है, वो अल्पकाल की बात करो या दीर्घकालीन, वो हमेशा संतुलित अवस्था में रहना चाहता है। लेकिन जब कभी उसमें अचानक क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, तो भूकंप की है वो उत्पत्ति होती है। और यही क्रिया क्या है, सामान्य रूप से होती है, मंद गति को भी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, भूकंप का अनुभव अपन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही तेज गति से होगी। जो भूपटल पर संतुलन है वो बहुत ही तीव्र गति से जो भूपटल पर जो संतुलन था उसमें तीव्र गति से ये क्रिया होती है, पर्वतों के बनने की, उसके बाद अपरदन के कारकों के काम करने की, उसके बाद जो मलबा वगैरह है वो सागर में जमा होने की। तो जो भूपटल है उसके अंदर क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, अव्यवस्था हो जाती है, उससे क्या होती है, भूकंपों की वो उत्पत्ति होती है। और ऐसे जो भूकंप है हमेशा ही अपन देखते हैं, जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं ना, ये अपनति वाला भाग और अभिनति वाला। अब नवीन मोड़दार पर्वत है तो अपन कहते हैं जो संपीड़न की क्रिया होती है, क्या होती है, उसकी वजह से होंगे ये चट्टाने हैं, वो दोनों तरफ से उसका फोर्स लगेगा, आमने सामने टकराव होगा उसकी वजह से। तो ये जो भू संतुलन में अव्यवस्था के तहत जो भूकंप आते हैं, वो नवीन मोड़दार जो पर्वत होते हैं वहाँ पे ज़्यादा है वो घटित है वो होते हैं। और ऐसा जो भूकंप है उसका उदाहरण अपन को देखने को मिलेगा। तो 1949 में जो हिंदुकुश पर्वत है, में जो हिंदुकुश पर्वत है वहाँ पे इस प्रकार का जो भूकंप आया था, मतलब किस प्रकार का, तो भू संतुलन में अव्यवस्था के तहत जो भूकंप आया था वो 1949 में हिंदुकुश पर्वतमाला में आया था। वहाँ का जो भूकंप है उसके पीछे इस प्रकार की जो क्रिया है उसको उत्तरदायी बताया गया था, यानी भू संतुलन में अव्यवस्था से भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। तो ये भू संतुलन की जो अव्यवस्था उसके तहत जो भूकंप आएगी वो इस प्रकार से है। अब इसके अगला पढ़ेंगे अपन, जलीय भार के कारण भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो पानी होता है
उसका जो भार होता है, उसका जो दबाव होगा, उसका जो प्रेशर होगा, उसकी वजह से जो भूकंप आएगा उसको अपन जलीय भार से उत्पन्न भूकंप की संज्ञा है वो देंगे। अब ये जलीय भार की से तो उत्पन्न है जो भूकंप है वो तो मान लिया। अब जो जल है वो काम किस तरह से करता है? अब देखिए, जलीय जो स्रोत होता है ना वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं अपन। एक तो क्या होता है, प्राकृतिक जो स्रोत है वो है, अब प्राकृतिक स्रोत का मतलब है, जैसे अपन मान लिया कि इस पृथ्वी के ऊपर सागर भी है, महासागर भी है, झीलें भी है। अब कुछ झीलें प्राकृतिक रूप में है, कुछ मानव निर्मित भी है, लेकिन मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि वो जलीय भाग जैसे महासागर या सागर है वो तो इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, स्थिर अवस्था में, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव है वो नहीं होता है, एक प्रकार की स्थिरता ली हुई, जैसे अपन कहते हैं भू संतुलन में स्थिरता। वो उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है चट्टानों का, स्पेशली चट्टानों का जो स्ट्रक्चर है, चट्टानों की जो बनावट है वो संतुलित अवस्था में पाई जाती है। यानी महासागर सागर है उसके वो भी जलीय भाग है। देखो अपन जलीय भार से निर्मित भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो महासागर है, सागर वो भी जलीय है, जलीय तो है लेकिन वो स्थिर अवस्था में है। यहाँ पे जो अपन कारक पढ़ेंगे कि जल के भार के कारण, तो वहाँ पे जो अपन महासागर वगैरह सागर है, महासागर है या सागर है या झील है, प्राकृतिक झील अपन बोलेंगे, वो तो क्या स्थिर अवस्था में, वहाँ पे तो भूकंप आने की संभावना है वो कम है, क्योंकि वो एक परंपरागत है और स्थिर जो उसका जो नीचे का जो तल है जिसको अपन बोल सकते हैं, उसकी जो बनावट है, चट्टानों का स्ट्रक्चर है, वो क्या संतुलित अवस्था में पाया जाता है। मुख्य रूप से वो जलीय स्रोत जो मानव ने निर्मित किए हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हुए, जैसे मुख्य रूप से अपन मानते हैं एक तो बांध होते हैं, क्या होते हैं, और बांध और बहुउद्देशीय जो परियोजना के तहत बांध बनेंगे, यहाँ पे देखिए भूकंप आ भी सकता है, लेकिन यहाँ पे भूकंप जो आने का जो संभावना है बहुत कम है, क्योंकि ये भाग ऐसे होते हैं, जलीय भाग तो है, लेकिन जो जलीय भाग के तहत जो भूकंप आते हैं वो इन क्षेत्रों में आने की संभावना कम होती है, क्योंकि ये स्थिर अवस्था, इसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है चट्टानों की, वो स्थिर अवस्था में पाई जाती है। अब जो बांध वगैरह होते हैं और स्पेशली बहुउद्देशीय जो परियोजना के तहत जो बड़े बड़े बांध बनते हैं, वो मानव निर्मित जो स्रोत है वो माने जाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में मनुष्य का है मुख्य रूप से योगदान रहते हैं। अब जब इस प्रकार के बने हुए बांध है जो मानव द्वारा निर्मित है, उसमें अपन देखिए अपार जो जल राशि होती है वो भरी हुई होती है, तो क्या ऊपर से जो पानी होता है, जल होगा, उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, भार लगेगा, तो उसके नीचे की जो चट्टान है, उसके नीचे का जो सैलों का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर थोड़ा क्या हो जाता है, हेरफेर हो जाता है, बदलाव हो जाता है। क्यों हो रहा है कि ऊपर से जो पानी की अपार राशि होती है उसमें जब क्या हलचल होती है, उसके अंदर मूवमेंट होती है, तो जो उसके नीचे की चट्टानें हैं उसके अंदर थोड़ा क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, उससे जो भूकंप की उत्पत्ति होगी उसको अपन जलीय भार के अंतर्गत मानेंगे। मतलब वहाँ पे जो चट्टानों के अंदर जो हेराफेरी हुई है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदला है, वो किस वजह से हुआ है, उस पानी की अपार राशि के कारण हुआ है, इसीलिए उसको अपन क्या है, जलीय भार से निर्मित है भूकंप की संज्ञा है वो देते हैं। अब इसमें स्पेशली भारत में जो महाराष्ट्र राज्य है,
महाराष्ट्र में जो 1967 में 1967 में जो कोयना का जो भूकंप आया था, उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह मानी जाती है वो इसी जलीय भार को मानी जाती है। यानी जो कोयना है वो वहाँ पे कोयना बांध बना हुआ था। क्या बना हुआ है? अब कोयना बांध बहुत बड़ा था, विशाल जलाशय था, मानव निर्मित था। अब इसके अंदर जब विशाल जल राशि है उसका भार पड़ेगा उस पानी की वजह से, तो उसका जो दबाव लगेगा वो चट्टानों के ऊपर लगेगा, तो चट्टानों में क्या हो जाता है? हेराफेरी हो जाती है, उस पर थोड़ा उसके अंदर बदलाव आ जाता है और वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो उससे जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको अपन जलीय भार से निर्मित भूकंप है उसकी संज्ञा देते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव होता है, इस प्रकार के भूकंपों का जो प्रभाव होता है वो स्थानीय होता है। जहाँ पे जलाशय बना हुआ है वहाँ तक ही इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। और जो कोयना में जो भूकंप आया था उसके पीछे जो जलीय भार का जो सबसे प्रमुख जो समर्थन करता है वो MS कृष्णन है। MS कृष्णन महोदय हैं, वो जो जलीय भार से, यानी जो MS कृष्णन है उन्होंने ये कहा है कि जो कोयना के अंदर जो भूकंप आया था उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो जलीय भार ही था, यानी कोयना बांध ही था। एक प्रकार से क्या हो सकता है कि जो कोयना का भूकंप आया था 1967 में महाराष्ट्र में, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो वहाँ का जो बांध था उसकी वजह से आया था। और इस मत का समर्थन करने वाले सबसे बड़े जो अपन बोल सकते हैं विद्वान है या तो वो MS कृष्णन है। कौन है? तो कोयना बांध का जल से जो जल के कारण जो भूकंप आया उसके समर्थन करता कौन है? MS कृष्णन है। ठीक है ना। इन्होंने मुख्य रूप से कोयना बांध जो कोयना भूकंप आया था उसके पीछे कोयना बांध को उत्तरदायी माना। किसको माना? कोयना बांध को। और बांध का संबंध सीधी सी बात है जलीय क्षेत्र से होगा, इसीलिए अपन कहते हैं जो MS कृष्णन है उन्होंने कोयना भूकंप का कारण कोयना बांध को माना। अब अपन नेक्स्ट जो रीजन कारण है भूकंप का भूपटल में सिकुड़न, उसको भी देखेंगे। अब देखिए भूपटल में जो सिकुड़न होता है उसके पीछे जो सिकुड़न की थ्योरी होती है वो मायने रखती है। अब देखिए ये जो मत है भूपटल में सिकुड़न से जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो इसमें दो लोगों का प्रमुख रूप से योगदान है। यानी दो अपन यूँ बोल सकते हैं कि एक तो अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री थे और दूसरा जो यूरोप के प्रमुख विद्वान थे, उन दोनों के योगदान से दोनों ने भूपटल में सिकुड़न के तहत जो भूकंप की उत्पत्ति है उस थ्योरी को दिया है। तो देखिए तो इस जो सिकुड़न का सिद्धांत है वो यहाँ पे काम करेगा कि भूपटल में जो सिकुड़न हो रहा है उसकी वजह से भूकंप की जो उत्पत्ति है, तो उसके पीछे का अपन कारण थे। तो पृथ्वी में जो सिकुड़न का सिद्धांत है उसके माध्यम से अपन कहते हैं जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके अंदर से भूकंप की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इस मत के जो प्रमुख समर्थन करता है, यानी ये जो दिया है कि भूपटल में सिकुड़न से क्या है भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो मुख्य रूप से दो लोगों का इसके अंदर योगदान है। एक तो है अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री डाना,
और दूसरे हैं यूरोप के विद्वान डी ब्यूमॉन्ट। इन दोनों ने भूकंप की उत्पत्ति का जो कारण बताया है वो भूपटल में सिकुड़न के तहत भूकंप की उत्पत्ति है वो होती है। अब बात ये है कि ये थ्योरी है वो काम कैसे करती है, मतलब ये समझना पड़ेगा कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके अंदर जो सिकुड़न की क्रिया हो रही है वो कैसे होती है और किस प्रकार से होती है। तो देखिए, पृथ्वी है, यह अपनी जो अर्थ है उसमें जो सिकुड़न का सिद्धांत है जिसको अपन संकुचन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ये अब ये जो संकुचन हो रहा है, संकुचन का मतलब सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ का जो आकार है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे अपन मान लिया कि जो यांत्रिक अपक्षय होता है, मैकेनिकल जो वैदरिंग होता है, तो उसमें अपन देखते हैं कि जो छेल या चट्टान होती है कि जब बार बार क्या होगा उसके ऊपर ताप और दाब की क्रिया होती है। जब किसी भी चीज़ का क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर ताप है वो काम करेगा तो वो चीज़ क्या होती है, फैलेगी। और जब किसी भी चीज़ के ऊपर अपन तापमान को कम करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाती है, सिकुड़न जाती है, ठीक है ना, उसका संकुचन शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है। अब जब तापमान ज़्यादा होगा तो वो फैलेगी, तापमान कम होगा तो उसका संकुचन होगा। अब कहने का इन दोनों विद्वानों का ये मानना है, डाना तथा ब्यूमॉन्ट का, कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो ताप विकिरण की जो क्रिया हो रही है जो रेडिएशन एक्टिविटी होती है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विकिरण की क्रिया हो रही है, रेडिएशन मेथड हो रहा है। अब जब रेडिएशन एक्टिविटी होती है तो क्या होगा, जो तापमान है उसमें लगातार कह रहा है कि ह्रास हो रहा है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विकिरण की क्रिया के द्वारा यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में विकिरण की क्रिया के द्वारा ताप का लगातार क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, नहीं उसके अंदर लगातार कमी हो रही है। अब क्यों हो रही है कि विकिरण की क्रिया पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो रही है, तो जो विकिरण निकलेगी पृथ्वी के आंतरिक भाग, तो क्योंकि आंतरिक भाग का तापमान अपन देखते हैं ज़्यादा है पृथ्वी के, तो आंतरिक भाग का जो तापमान है वो ज़्यादा है, तो उससे जो रेडिएशन बाहर आएगी तो उसकी वजह से जो पृथ्वी का आंतरिक भाग का तापमान है वो कम होगा। लेकिन वो कौन मान रहे हैं ऐसा, ये दोनों जो विद्वान है डाना तथा ब्यूमॉन्ट ये मान रहा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उस भाग में विकिरण की क्रिया से जो उसका जो तापमान है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कम हो रहा है इसका मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा, और संकुचन से क्या होगी, जो चट्टानें वगैरह होगी वो पास में आएगी, और जब ये क्रिया क्या बहुत ही तीव्र गति से होगी, तो बहुत तीव्र गति से होगी और अचानक होगी, तो उससे क्या हो जाता है, जो सेल होती है, सेलों की जो बनावट होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, उसके अंदर अव्यवस्था हो जाएगी, उससे किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि विकिरण के द्वारा जो ताप के ह्रास के कारण पृथ्वी
के चट्टान में लगातार क्या हो जाती है, कमी होती जाती है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वहाँ पे विकिरण की क्रिया के द्वारा तापमान लगातार कम हो रहा है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो शीतल अवस्था में हो रहा है। अब शीतल अवस्था में होगा तो उससे क्या हो जाती है, संकुचन होगा और उससे क्या होगी, भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक चीज ये है कि आज अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यानी अब दूसरी बात है कि ये मान तो लिया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो विकिरण की क्रिया के द्वारा तापमान की कमी हो रही है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जो पृथ्वी है वो ट्रेसी युग के बाद से लगातार क्या हो रही है, उसके शीतल होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। अब ट्रेसी युग के बाद अगर शीतल हो रही थी तो उसकी वजह से तो भूकंप तो हमेशा ही आते रहते हैं, पहले भी आ रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। तो अगर ठंडी होने का प्रमाण तो नहीं मिला ट्रेसी युग के बाद, लेकिन भूकंप उस टाइम में भी आ रहे थे, अभी आ रहे हैं। तो उसके पीछे ये कारण है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ, अब जब मान लिया कि इस क्रिया से क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय जो तत्व है उससे लगातार जो तापमान होता है वो क्या होता है, जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो इस क्रिया के तहत पहली बात तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान कमी की कोई संभावना बनती ही नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ये कह रहे हैं कि विकिरण के द्वारा पृथ्वी का आंतरिक भाग का जो तापमान है वो कम हो रहा है, इसकी वजह से उससे संकुचन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, भूकंप। जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान कम होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो लगातार पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं। तो अभी इसीलिए तो अपन कहते हैं कि ये जो एक प्रकार की जो थ्योरी दी है इन दोनों ने, अमेरिकी जो भूगर्भ शास्त्री डाना ने और ब्यूमॉन्ट ने, ये थ्योरी एक प्रकार की भ्रम ही लगती है। मतलब पूर्ण रूप से ये क्या है, गलती है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कभी भी शीतल ट्रेसी युग के बाद से शीतल नहीं हुआ, क्योंकि लगातार जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो इसके तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो तापमान में कमी के कारण भूकंप का आना विश्वसनीय बात है वो नहीं लगती है। तो एक प्रकार का ये भ्रम ही लगता है, यानी ये जो बात है वो न्याय संगत है, वो नहीं लगती है, ठीक है ना। तो फिर भी अपन कहते हैं कि इस प्रकार भूपटल में सिंकोचन से जो भूकंप आता है वो ये लोग मानते हैं, बाकी की बातों से कोई सहमत नहीं। और वास्तव में ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो अपन पृथ्वी का आंतरिक भाग का स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर तापमान की जो कमी है उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद अभी देखेंगे अपन, अगला बिंदु है गैसों का फैलाव। तो देखिए गैसों का फैलाव। अब देखिए जो भूपटल है, भूपटल के नीचे, यानी अपने यूँ मान सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूपटल के नीचे जब कोई भी ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से क्या है, पानी पहुंच जाता है, यानी जो भूपटल के नीचे वाला भाग है वहाँ पे कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पानी है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, पानी या जो जल है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग तो अपन देखते हैं कि ऑब्वियसली वो क्या रहता है, गर्म ही है। जब भूपटल के नीचे ये पानी पहुँच जाएगा और नीचे का जो भाग होता है वो किस रूप में है, गर्म ही है। पृथ्वी का आंतरिक भाग तो क्या गर्म है, तो ये जो पानी है इससे क्रिया करता है, क्या करेगा, रिएक्शन होगी। तो सीधी सी बात है कि जल वाष्प बन जाएगी, क्या बन जाएगी, तथा गैस में बदल जाएगी। कहने का मतलब है कि जो ठंडा पानी है वो गर्म, जब तापमान ज़्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, और जब ठंडा पानी है वो गर्म होने से क्या होगी, जल वाष्प बन जाएगी।
जल वाष्प तथा गैस में बदल जाती है। किस में बदल जाएगी? अब ये क्यों हो रहा है? भूपटल के नीचे जो पानी है वो पहुंच जाएगा, वहां पे तापमान तो ज़्यादा ही है। जब पानी की तापमान से क्रिया होगी तो वो गर्म हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जल वाष्प वाटर वेपर में बदल जाएगी, उसके बाद वो गैस के रूप में बदल जाएगी। अब जब क्या होगा, ये सिंपल सा होता है, एक मंद गति से होगा तब तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है। मतलब किसी भी प्रकार का अपन कहते हैं भूकंप का जो कंपन होता है, जो उसका झटका लगता है वो नहीं होगा। लेकिन जब ये जल वाष्प की क्रिया तथा गैस है वो बहुत ही तीव्रता के साथ होती है और सडनली होती है, मेन सबसे बड़ी बात होती है कि अचानक घटित होती है, के कारण जो अपन कहते हैं भूपटल की जो नीचे का भाग है वहाँ से धक्का लगना शुरू हो जाता है। एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि कंपन लगना शुरू हो जाएगा। किस वजह से? कि जब ये क्रिया ज़्यादा होगी जल वाष्प की, तो उससे क्या पृथ्वी का नीचे वाला भाग है उसमें क्या एक जोर से क्या हो जाता है, धक्का है या जिसको अपन कहते हैं कंपन है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। अब सीधी सी बात है कि जब जोर से धक्का या कंपन उत्पन्न होगा तो उससे किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? भूकंप की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई भूकंप हो रहा है तो उसका जो प्रभाव होता है वो एक प्रकार का अपन सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अपन कहते हैं ना जन और धन की हानि है वो ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी इसके पीछे ये रीज़न माना जाता है कि गैसों में फैलाव के कारण ही भी भूकंप है उसकी उत्पत्ति होती है। तो वो क्यों हो रही है? वो इस प्रक्रिया से होती है। पानी होते हैं, वो गर्म होता तो क्रिया होती है, जल वाष्प बनेगा। जब क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होगी तो उसके नीचे से क्या होगा, धक्का लगेगा या कंपन होगा, उसी से क्या है, भूकंप है उसकी उत्पत्ति होगी। अब सबसे विश्वसनीय तथा आधुनिक सिद्धांत जो माना जाता है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। और जितने भी ये ऊपर वाले सिद्धांत पढ़े अपने 6, इन सभी में अगर वैज्ञानिकता और बिल्कुल प्रामाणिकता और बिल्कुल साइंटिफिकली अगर देखते हैं वैज्ञानिक रूप से, तो उसका जो ये भूकंप की उत्पत्ति के पीछे का सबसे एकदम विश्वसनीय जो सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे। अब ये जो थ्योरी है उसको अलग अलग 3 भागों में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन कहते हैं जो प्लेटों के जो किनारे रहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी भी होता है, अभिसारी भी होता है, और एक होता है संरक्षी या रूपांतरित किनारा। तो उसको अभी अपन देखेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बोलेंगे। अब सबसे पहले तो एक सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि जो प्लेट होती है उसके 3 किनारे होते हैं। इस किनारों को अपन पार्श्व भी बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब प्लेटों के जो 3 किनारे होते हैं, पहला होता है अपसारी किनारा, अभिसारी, तीसरा होता है संरक्षी या रूपांतरित किनारा। अब देखिए ये जो 3 किनारे हैं, अब 3 किनारों में 3 अलग अलग प्रकार की जो घटना है वो घटित होती है। अपसारी में अलग प्रकार से होगा, अभिसारी में अलग होगा और रूपांतरी में अलग प्रकार से होगा। सबसे पहले अगर अपसारी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा,
जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट और जब क्या होती है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं, अब जब ये दो प्लेटें क्या पास में थी, अब दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो बीच वाली जो भाग है, ये एरिया है, ये यहाँ पे किसी नया भूभाग है उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है कि दाब मुक्ति क्रिया होती है, जब ये क्या है, प्लेटें होती है वो ऐसे ढकी हुई रहती है, तो जब क्या है वो दोनों विपरीत दिशा में जाएगी, गमन करेगी, ठीक है, उसका ट्रांसफर होगा, तो बीच से क्या होगा, दाब रिलीज होगा, तो उससे क्या है, मैग्मा या जो लावा है, ज्वालामुखी, कहने का मतलब ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो है, वो यहाँ पे घटित ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही ये प्लेटें हटेगी तो उसको ज्वालामुखी लावा होता है, उसको निकलने के लिए क्या एक प्रकार का स्पेस है वो मिल जाता है, जगह मिल जाएगी। तो जैसे वो लावा निकलेगा फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दोनों किनारों पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ये, और इसीलिए इन किनारों को अपन रूपांतरित रचनात्मक किनारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्योंकि नए भूभाग का निर्माण हुआ है। ये अब क्या होगा, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में, कहने का मतलब गमन करेगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपसारी किनारा बोलेंगे। जब क्या होगा, दो प्लेटें हैं, जब दो प्लेटें होती है वो एक ही दिशा में गमन करेगी, तो क्या हो जाएगा, उस पर टकराट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मतलब उसका विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब दोनों जो ये प्लेटें होगी तो इनके जो किनारे हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपन कहेंगे जब दो प्लेटें क्या एक ही दिशा में गमन करती है, तो वहाँ पे अपन कहते हैं जो पर्वत निर्माण की घटना है वो भी घटित हो सकती है, ठीक है ना, पर्वतों का भी निर्माण हो सकता है। यहाँ पे किसी द्वीप का वगैरह भी निर्माण हुआ, ज्वालामुखी की जो घटना घटित होती है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। जो भूकंप आने की सबसे ज़्यादा घटना घटित होती है वो अभिसारी जो किनारा होता है वहाँ पे रहेगा। तो जब दो प्लेटें क्या हो जाती है, एक दूसरे की गमन करेगी, तो यहाँ का जो भाग है उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो अभिसारी किनारा है उसको अपन विनाशकारी किनारा भी बोलते हैं। ये तीसरा क्या होता है, संरक्षित किनारा होता है, जिसको अपन रूपांतरित बोलता है। इसमें क्या होती है, जो दो प्लेटें होती है वो अगल बगल को जाती है। जैसे इसमें तो विपरीत दिशा में जा रही है, पास में आ रही है, इसमें क्या होती है कि ऊपर नीचे की ओर जाएगी। जैसे ये एक ऊपर की ओर जा रही है। जब चट्टानें क्या होती है, अगल बगल की ओर खिंच सकती है, यानी तो उसमें न तो किसी भी प्रकार का जो भूभाग है उसका विनाश होता है, न किसी भी भूभाग की रचना होती है। तो वो तीसरा जो किनारा होता है उसको अपन संरक्षित किनारा या रूपांतरित किनारा कहते हैं। ये जो किनारा होता है अपन कहते हैं भूकंप की अगर दृष्टि से देखा जाएगा तो यहाँ पे जो भूकंप है वो आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। सबसे ज़्यादा जो भूकंप सेंसिटिव जो पार्श्व रहेंगे, इसके किनारे रहेंगे, मार्जिन रहेगा, मतलब जो किनारा वाला है, तो वो अपसारी रहता है और अभिसारी रहता है। भूकंप में सबसे ज़्यादा देखो ज्वालामुखी क्रिया के तहत भी भूकंप है, उसकी उत्पत्ति अपनी पहले पढ़ा था कि ज्वालामुखी क्रिया उससे भी भूकंप है, उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन अभिसारी जो किनारा होता है उसके तहत भी भूकंप है, उसका जो उत्पत्ति है वो होगी। तो कल जो अपनी क्लास होगी उसके अंतर्गत जो अपने प्लेट विपरीतनी की जो सिद्धांत है उससे जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।